गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 12th फिजिक्स के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चनों को देखेंगे बेटा। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चनों को देखेंगे कि उनको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन पर वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए कूलाम्स के नियम से हम जानते हैं बेटा यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल इनटू Q1/Q2/R²। ये होता है बेटा। हमें एप्सिलॉन का मात्रक निकालना है तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 पाई Q1/Q2/R²। तो देखिए इसका तो कोई मात्रक होता नहीं, एफ का मात्रक होता है बेटा न्यूटन फोर्स है, इंटू इनका होता है कूलाम इंटू कूलाम यानी कि कूलाम स्क्वायर, और आर का होता है बेटा मीटर तो यानी कि मीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको सही से लिखेंगे तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका मात्रक आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आ जाएगा बेटा, पर कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है बेटा, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है कूलाम पर न्यूटन, जूल पर न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम या न्यूटन पर मीटर। तो देखिए वैद्युतशीलता के लिए अगर हम लोग बात करें बेटा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करें बेटा तो हमारे पास फार्मूला होता है E बराबर F/Q। क्या होता है बेटा, E बराबर F/Q होता है। E का F का मात्रक होता है बेटा न्यूटन और Q का होता है कूलाम। तो E का मात्रक हमारे पास आ गया बेटा न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। तो देख लीजिए कहाँ पे है बेटा, न्यूटन पर कूलाम। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, वोल्ट पर मीटर, न्यूटन मीटर पर कूलाम। तो याद रखना बेटा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है बेटा, वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक हैं, कि 0 डिग्री ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं वो किसका काम करते हैं, चालक का काम करते हैं, प्रतिरोधक का काम करते हैं, शक्ति स्रोत का काम करते हैं या विद्युत रोधी का काम करते हैं। तो याद रखना बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने पे, 0 केल्विन पर जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं वो विद्युत रोधी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बेटा, विद्युत रोधी का काम करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो हमारे बेटा शुद्ध अर्धचालक होते हैं वो विद्युत रोधी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बेटा, विद्युत रोधी का काम करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, बोला जा रहा है वैद्युत विभव का मात्रक होता है, इसका बेटा वैद्युत विभव का क्या मात्रक होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है जूल पर कूलाम। क्या कह रहा है बेटा, जूल पर कूलाम। दूसरा है बेटा जूल कूलाम। तीसरा है बेटा कूलाम पर जूल, और चौथा है बेटा न्यूटन पर कूलाम। तो याद रखना बेटा वैद्युत विभव का मात्रक होता है बेटा जूल पर कूलाम। क्या होता है बेटा, मात्रक होता है आपका जूल पर कूलाम। क्या होता है, जूल पर कूलाम आपका मात्रक होता है वैद्युत विभव का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है, कि जो धारिता होती है उसका मात्रक क्या होगा। बेटा आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो आपसे कह रहा है बेटा धारिता का मात्रक क्या होता है। धारिता क्या होती है बेटा, धारिता होती है हमारे पास Q/V। Q का मात्रक होता है कूलाम और V का मात्रक होता है वोल्ट। तो हमारे पास धारिता का मात्रक आ गया बेटा कूलाम पर वोल्ट। क्या आ गया बेटा, कूलाम पर वोल्ट आ गया। धारिता का मात्रक क्या आ गया बेटा, कूलाम पर वोल्ट आ गया। तो हमारे छठवें का जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छठवें कौन सा हो जाएगा बेटा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए 7 में क्या पूछा जा रहा है उसकी बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है बेटा वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान
बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो याद रखना बेटा, वायु में रखे दो धनावेश के मध्य, वायु में अगर दो धनावेश हैं और उसके बीच में अगर आपने कोई परावैद्युतांक पदार्थ रख दिया तो उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लगता है वो बेटा घट जाता है। प्रतिकर्षण बल क्या हो जाता है बेटा? घट जाता है। प्रतिकर्षण बल आपका क्या होता है? घट जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 हो गया, 8 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र को बदल करके, या गतिमान आवेश और वैद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा आप उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो याद रखना, जो आपका बेटा एक चुंबकीय क्षेत्र होता है इसको उत्पन्न किया जा सकता है आवेश को गतिमान करा के या वैद्युत क्षेत्र को बदल के, मतलब दोनों चीज़ों को बदल करके आप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बेटा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, कि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मात्रक क्या होता है, ये पूछा गया है। किसका बेटा? चुंबकीय क्षेत्र का। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर या वेबर पर मीटर। तो याद रखना बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का हमारा मात्रक होता है बेटा वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बेटा? वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि 1/रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। 1/रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? देखिए हम ये जानते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम लोग बात करें कि 1/रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, वो बेटा किसके बराबर होता है? सी के। सी क्या होती है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट होती है। सी को हम बोलते हैं प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट का अगर हम मात्रक की बात करें तो होता है बेटा मीटर पर सेकंड। क्या होता है मात्रक बेटा? मीटर पर सेकंड। तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा बोला जा रहा है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का मान कितना होगा? देखिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को, का मान कितना होगा? 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁹ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। तो याद रखना बेटा क्वेश्चन नंबर अगर 11 की हम लोग बात करें तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर है -1/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा 1/रूट के अंदर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके बराबर होता है बेटा? सी के बराबर होता है। और सी का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी का आपका मान कितना होता है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है बेटा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका मात्रक क्या होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, या एम्पियर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या हेनरी। तो याद रखना बेटा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? एम्पियर मीटर स्क्वायर आपका मात्रक होता है। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसी के और भी मात्रक होते हैं, याद रखना बेटा 12 में। इसी को हम लोग न्यूटन मीटर टेस्ला भी बोल सकते हैं, या फिर इसी मात्रक को बोलते हैं जूल पर टेस्ला। क्या बोलते हैं बेटा? जूल पर टेस्ला। तो इन मात्रकों को भी याद रखना बेटा, ये चुंबकीय आघूर्ण के ही मात्रक है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में, कि वो क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। बोला जा रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में कि हेनरी पर मीटर किसका मात्रक है, कि जो आपका हेनरी पर मीटर लिखा होता है ये किसका मात्रक होता है? वैद्युतशीलता का, चुंबकशीलता का, परावैद्युतांक का, या स्वप्रेरकत्व का। तो याद रखना बेटा हेनरी पर मीटर जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है बेटा चुंबकशीलता का। किसका मात्रक होता है बेटा? चुंबकशीलता का मात्रक होता है। जो हेनरी पर मीटर स्क्वायर मीटर होता है ये किसका मात्रक होता है बेटा? चुंबकशीलता का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला जा रहा है बेटा प्रेरकत्व का मात्रक है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है बेटा? आपसे ये पूछा जा रहा है। ओम पर सेकेंड, सेकेंड पर ओम, या 1 पर ओम पर सेकेंड, पर ओम या पर सेकेंड। तो देखिए प्रेरकत्व की अगर हम मात्रक की बात करें, किसकी बात करें? प्रेरकत्व की। तो प्रेरकत्व का मात्रक होता है ओम सेकेंड। क्या होता है बेटा? ओम सेकेंड। प्रेरकत्व का आपका मात्रक होता है ओम सेकेंड। कितना होता है बेटा? ओम सेकेंड आपके प्रेरकत्व का मात्रक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा अनुनाद की स्थिति में
एलसी परिपथ की आवृत्ति है, जो अनुनाद की स्थिति होती है उसमें एलसी परिपथ की आवृत्ति कितनी होती है, 2 पाई रूट के अंदर एलसी, या 1/2 पाई रूट के अंदर एलसी, या 1/2 पाई रूट के अंदर 1 एलसी, या 2 पाई रूट के अंदर 1 एलसी। तो याद रखना बेटा, अनुनाद की स्थिति में जो एलसी परिपथ होता है उसकी आवृत्ति होती है 1/2 पाई रूट के अंदर 1 एलसी। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है बेटा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इसकी प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, अनुदैर्ध्य या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा, जो चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनकी प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। इनकी प्रकृति क्या होती है बेटा, अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, तो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, कि इन तरंगों में से कौन सी ऐसी तरंग है जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, गामा किरण, एक्स किरण, अवरक्त किरण या बीटा किरण। तो याद रखना बेटा आप लोग कि जो हमारे पास बीटा किरण होती है ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती, बीटा किरण हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग कौन सी होती है बेटा, पराबैंगनी तरंग, गामा तरंगे या हृदय प्रकाश तरंगे या रेडियो तरंगे। तो याद रखना बेटा, सबसे अधिक आवृत्ति की अगर कोई तरंग होती है तो होती है बेटा गामा तरंगे। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे जो होती हैं वो होती हैं बेटा गामा तरंगे। कौन सी होती हैं बेटा, गामा तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, तो अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है वैद्युत धारा घनत्व, जिसको आप जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा अपवाह वेग जिसको बीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, बोला जा रहा है में संबंध है। इनमें क्या संबंध है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है बेटा, आपसे क्वेश्चन में साफ साफ पूछा जा रहा है कि जो आपका वैद्युत धारा घनत्व होता है और अपवाह वेग में क्या संबंध होता है, जे बराबर एनी वी डी, जे बराबर एनी वी बाई बी डी, जे बराबर वी डी ई बाई एन, या जे बराबर एनी वी डी का स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19, तो हमको ये पता है बेटा कि जो एक कंडक्टर होता है उसमें जो करंट होती है बेटा ANEVD, ये हमारे किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट है। और अगर हम डेंसिटी लिखें तो डेंसिटी क्या होती है बेटा, डेंसिटी होती है करंट बाई एरिया, फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। तो ये हो जाती है डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए आई की जगह जब हम आई का मान रखेंगे ANEVD डिवाइड बाई ए, तो ए से ए कट जाएगा बेटा, तो आपका यहाँ से J इक्वल टू आ जाएगा NEVD। J बराबर कितना आ जाएगा बेटा, NEVD। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, J बराबर NEVD, ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है बेटा एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, कि जो एक बेलनाकार आपका चालक है उसकी जो प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता होगी दोनों का गुणनफल किस पे निर्भर करेगा, ताप पर, पदार्थ पर, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा, किसी भी चालक की प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता का जो गुणनफल होता है ये ना तो ताप पर निर्भर करती, ना पदार्थ पर निर्भर करती और ना ही अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर करती। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें तो बोला जा रहा है बेटा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति या नमन कोण जिसको आप बोलते हैं का मान कितना होता है, कि पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं वहां पर नमन कोण का मान कितना होता है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। तो याद रखना बेटा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर जो नमन कोण होता है उसका मान होता है बेटा 90 डिग्री। कितना होता है बेटा, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा L बाई आर की विमा होगी, जहां L प्रेरकत्व है तथा R प्रतिरोध है। तो L बाई आर की आपसे विमा पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है बेटा, विमा पूछी जा रही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो अगर हम बात करें बेटा 21 में यल की बीमा की, किसकी बात करते हैं बेटा, यल की बीमा। एक मिनट, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा यल की बीमा की, किसकी, एल की बीमा, तो एल प्रेरकत्व है, इसकी बीमा होती है बेटा m L की पावर 2 T की पावर -2 और A की पावर -2। अगर हम प्रतिरोध की बीमा की बात करें R की बीमा, तो R की बीमा बेटा आपकी होती है m L की पावर 2 T की पावर -3 A की पावर -2।
अब हमसे एक सवाल में बोला है एल बाई आर की बीमा बताना है। किसकी बताना है बेटा? एल बाई आर की। तो डिवाइड कर देते हैं। एल बाई आर की बीमा हो जाएगी एम एल टू टी की पावर 2 ए की पावर -2 डिवाइड बाई एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 और ए की पावर -2। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एल बाई आर इक्वल टू एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 1 और ए की पावर 0। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा बन रहा है बेटा? एम एल की पावर 0, सी नंबर आपका जो है इसका बीमा हो जाएगा। एल बाई आर की बीमा हो जाएगी टी। केवल कितनी होती है बीमा बेटा? एल बाई आर की। एल बाई आर की बीमा होती है टी। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, उस चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा से कोई इलेक्ट्रॉन अगर प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा ये पूछा जा रहा है। परवलयकार होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा, या वृत्ताकार होगा, या सरल रेखी होगा। तो याद रखना बेटा, यदि किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है बेटा वृत्ताकार। कैसा होता है? वृत्ताकार आपके इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है बेटा, नाभिकीय बलों के लिए विनिमय कण होता है कि जो नाभिकीय आपके पास बेटा बल होते हैं उसके लिए विनिमय कण क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या मेसान। तो याद रखना बेटा, नाभिकीय बलों के लिए विनिमय कण हमारा होता है बेटा मेसान। क्या होता है बेटा? मेसान। आपका विनिमय कण जो होता है वो मेसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला बोला जा रहा है प्राकृतिक बलों की प्रकृति होती है, नाभिकीय बलों की प्रकृति होती है कि जो नाभिकीय बल होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है बेटा? वैद्युतीय, चुंबकीय, गुरुत्वीय या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा, दुनिया में 4 तरह के बल पाए जाते हैं बेटा। कितने तरह के बल पाए जाते हैं? 1 मिनट। दुनिया में 4 तरह के बल पाए जाते हैं बेटा, ठीक है? दुनिया में केवल 4 ही तरह के बल आपके एग्जिस्ट करते हैं। पहला होता है बेटा वैद्युत बल, वैद्युत बल। दूसरा होता है बेटा चुंबकीय बल। तीसरा होता है बेटा गुरुत्वीय बल। और चौथा होता है बेटा नाभिकीय बल। यानी कि नाभिकीय बल स्वयं एक तरह का बल है, तो 4 तरह के बल एग्जिस्ट करते हैं। तो नाभिकीय बलों की प्रकृति कुछ नहीं होती, वो स्वयं एक स्पेशल टाइप का बल होता है बेटा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा 24 का। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि 25 में हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक युग्म होंगे, कि इनमें से सम न्यूट्रॉनिक युग्म कौन से होते हैं बेटा? सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? जब आपका कोई सिंबल बना हो तो ये ऊपर होता है बेटा एटॉमिक वेट और नीचे होता है एटॉमिक नंबर। तो हमेशा ऊपर वाले से नीचे को घटा देना है। ऊपर माइनस नीचे का रूल आप लगा देंगे जब भी ऐसा कोई दिया जाए। जब भी सम न्यूट्रॉनिक का सवाल पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली घटा देना है। जो अंतर आएगा इसी अंतर को बोलते हैं बेटा न्यूट्रॉनों की संख्या। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रॉनों की संख्या। इसी अंतर का नाम होता है बेटा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखिए अगर हम पहले में बात करें ए नंबर में, ध्यान से देखना बेटा, ए नंबर में पहले में घटाएंगे तो 14 - 6, 13 - 7। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 6। तो दोनों बराबर नहीं है, गलत। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब है न्यूट्रॉन बराबर आने चाहिए। बी नंबर में देखिए तो हो जाएगा 14 - 6 और 14 - 7। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 7। दोनों बराबर नहीं, फिर गलत हो गया। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सी पे। सी ऑप्शन देखते हैं। सी क्या है बेटा? 14 - 6, 17 - 7। तो सी हमारे पास हो जाएगा बेटा, सी की अगर बात करते हैं तो हो जाएगा 14 - 6 और 17 - 8। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 14 में 6 जाएंगे तो कितना आएगा बेटा आपके पास 8 और 17 में 8 जाएंगे तो आ जाएगा 9। तो ये भी नहीं होगा। लास्ट बोल जा रहा है बेटा 14 - 6 और 16 - 8। तो 14 को घटाएंगे तो 8, तो 8 यहाँ पे देखिए। तो जब आपका डी ऑप्शन में आप ऊपर से नीचे को घटाएंगे तो दोनों नंबर आपके सेम आएंगे। तो इसका मतलब ये आपका सम न्यूट्रॉनिक है। अगला सवाल आपसे कह रहा है बेटा 2 परमाणुओं में परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न है, तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा अगर आपके ऐसे परमाणु दिए हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु भार अलग अलग है तो ऐसे कणों का नाम होता है बेटा समस्थानिक। क्या नाम होता है बेटा? समस्थानिक नाम होता है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 बोल जा रहा है बेटा
जब 3 लिथियम 7 नाभिकों पर प्रोटॉनों की बमबारी कराई जाती है तो परिणामी नाभिक हो जाता है 4Be8। 4Be8 हो जाता है। तो उत्सर्जी कण क्या होगा? अल्फा कण होगा, बीटा कण होगा, गामा कण होगा या न्यूट्रॉन होगा? तो देखिए आपका बोला जा रहा है कि बेटा 3 लिथियम 7 पे आप अल्फा कणों की बमबारी करा रहे हैं प्रोटॉनों की। तो प्रोटॉन क्या होता है बेटा? ये होता है, इसको बोलते हैं प्रोटॉन की बमबारी कराते हो। तो यहाँ से 4Be8 मिलता है। तो आपको कौन सी किरण मिलेगी? तो देखिए यहाँ पे 7 1 8 बराबर हो गए, 3 1 4, तो परमाणु क्रमांक बराबर है। तो यहाँ से जो मिलेगा बेटा आपको वो मिलता है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो वो आपको मिलेगा न्यूट्रॉन। क्या मिलेगा बेटा? न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, ना परमाणु क्रमांक ना परमाणु भार। तो यहाँ से अगर आपने ऐसा किया तो न्यूट्रॉन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन नंबर 28 को ध्यान से देखिए। बोला जा रहा है बेटा 27 हो गया, हाँ सॉरी 27 में न्यूट्रॉन नहीं, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा? तो गामा कण उत्सर्जित होगा। कौन सा कण उत्सर्जित होगा बेटा? गामा कण आपका उत्सर्जित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर बेटा 28 की बात करते हैं। तो 28 देखिए क्या कह रहा है। किसी नाभिक में गामा किरणें उत्सर्जित होने पर क्या परिवर्तित होता है? अगर कोई आपका नाभिक है, अगर उसमें आपने गामा किरणों के उत्सर्जित करे यानी कि निकाल लिया, तो उससे में क्या परिवर्तन होगा? प्रोटॉन की संख्या बदलेगी या न्यूट्रॉन की संख्या बदलेगी, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या बदलेगी, या ना तो प्रोटॉन और ना ही न्यूट्रॉन की संख्या बदलेगी। तो याद रखना बेटा, अगर आप किसी भी नाभिक में गामा किरणों को उत्सर्जित कर रहे हैं या निकाल रहे हैं तो वहां पर ना तो प्रोटॉन की संख्या बदलेगी और ना ही न्यूट्रॉन की संख्या बदलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को अगर हम लोग देखें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। बोला जा रहा है बेटा एक तत्व के परमाणु क्रमांक जो कि द्रव्यमान में भिन्न है। एक तत्व है जिसके परमाणु जो है उनका द्रव्यमान अलग अलग है, परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण दिखाते हैं। परंतु उनके जो रासायनिक गुण है वो समान हैं। रासायनिक गुण कैसे हैं बेटा? समान है। तो आपसे कहते हैं कि उनको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए रासायनिक गुण समान होने का मतलब है कि परमाणु क्रमांक उनका समान आ गया, उनका परमाणु क्रमांक क्या आ गया? समान आ गया, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है। तो ऐसे पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं बेटा समस्थानिक। क्या बोलते हैं बेटा? समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है बेटा 84PO 218 नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। मैंने बताया ना, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए ऊपर वाले से नीचे को घटा देना है, केवल ऊपर वाले से नीचे को घटा देना है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करें बेटा 30 की, तो 218 माइनस 84 कर देंगे, ये आ जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 4 और 11 में 3 और यहाँ बचेगा 134 न्यूट्रॉन होंगे बेटा। कितने न्यूट्रॉन होंगे? 134। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना बिल्कुल इजी है बेटा, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली घटा देना है। नेक्स्ट में बोलिए बेटा क्या वह है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है बेटा एक कण जो 92U238 के नाभिक में उपस्थित नहीं है, इसमें क्या नहीं उपस्थित, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें बेटा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या होता है? नीचे वाली संख्या प्रोटॉन होती है और प्रोटॉन को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 92 प्रोटॉन 92 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। अगर हम न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलती है बेटा? ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देना है। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे बेटा, तो 200 न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 238 माइनस का 92, तो ये हो जाएगा बेटा 6 और 13 में 9 जाएंगे बेटा 4 और ये 146। तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी सही है 146। तो इसका मतलब है कि ये आपका डी ऑप्शन ही उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 सही है तो एक तो गलत होना है, तो उसको चेक भी नहीं करना है। अगला चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं कि 32 आपसे क्या कह रहा है। देखिए 32 आपसे कह रहा है स्थायी भारी नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होती है। इसका कारण यह है कि जो स्थायी भारी नाभिक होते हैं, स्थायी भारी नाभिक होते हैं, बोला जा रहा है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है हमेशा प्रोटॉनों से अधिक होती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है बेटा? पहला बोला जा रहा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन से अधिक भारी होता है, नहीं। प्रोटॉन के बीच स्थिर वैद्युत बल प्रतिकर्षात्मक होता है। हाँ ये बिल्कुल सही कि जो प्रोटॉनों के बीच में स्थिर वैद्युत बल लगता है वो प्रतिकर्षी बल होता है। बीटा विघटन द्वारा न्यूट्रॉन प्रोटॉनों में विघटित हो जाते हैं, गलत है। न्यूट्रॉनों के बीच नाभिकीय बल प्रोटॉनों के बीच नाभिकीय बल की अपेक्षा दुर्बल होते नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 32 का करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं कि 33 आपसे क्या कह रहा है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है युग्म उत्पादन के लिए गामा प्रोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा होती है। इसको डायरेक्ट याद रखना बेटा कि अगर आपको युग्म उत्पादन करना है तो उसके लिए जो गामा प्रोटॉन होता है उसकी न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए बेटा 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है बेटा सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, जो सूर्य होता है उसकी विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या होता है बेटा? नाभिकीय विखंडन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, तापनीय उत्सर्जन या नाभिकीय संलयन। तो याद रखना बेटा सूर्य के विकिरण ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। स्रोत क्या होता है बेटा? नाभिकीय संलयन। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है? हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो उसको याद रखना डायरेक्ट बेटा हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है 0। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा है, जो एक एमयू होता है वो किसके तुल्य उसकी ऊर्जा होती है? तो उसकी ऊर्जा होती है बेटा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। किसके इक्वल होती है बेटा? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा हीलियम के नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति जो है वो 0.0303 है। ठीक है, 303 है, एएमयू है। हीलियम नाभिक, जो हीलियम नाभिक होता है उसमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपसे पूछा जा रहा है कितनी होगी। तो देखिए अगर हम पहले तो इसमें निकालेंगे बेटा बंधन ऊर्जा, पहले तो निकाल लेते हैं बंधन ऊर्जा। तो 37 में क्या निकाल लेते हैं बेटा? बंधन ऊर्जा। ठीक है, इसको ई बोल देते हैं। तो ये हो जाता है बेटा द्रव्यमान में क्षति इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई, तो जो भी आएगा उसको यहाँ लिख देना है, उसको क्या कर देना है यहाँ पे बेटा लिख देना है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा। अब हमसे पूछा गया है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछी गई। हमसे क्या पूछी गई बेटा? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो वो हो जाएगी बेटा बंधन ऊर्जा माइनस परमाणु भार, माइनस बेटा क्या? परमाणु भार। ये होता है तो बंधन ऊर्जा है 0.0303 इंटू 931। और अगर हम परमाणु भार की बात करें तो ये हीलियम है, तो हीलियम का परमाणु भार कितना होता है बेटा? 4 होता है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, जो भी आए उतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। जो भी आए वही आपकी ऊर्जा हो जाएगी, इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में बेटा। तो जब आप सॉल्व करेंगे 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, तो इसको आप टिक कर लेना। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि 38 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 आपसे बोल रहा है बेटा कि किसी नाभिकीय रिएक्टर में अवमंदक विखंडन प्रक्रिया से मुक्त न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर देते हैं। जो किसी नाभिकीय रिएक्टर में अवमंदक विखंडन की प्रक्रिया होती है, इसमें जो मुक्त न्यूट्रॉन होते हैं उनकी गति को क्या कर देते हैं बेटा? धीमा कर देते हैं या मंद कर देते हैं। अवमंदक के रूप में हल्के नाभिकों का प्रयोग किया जाता है और अवमंदक के रूप में हम लोग हल्के नाभिकों का प्रयोग करते हैं। भारी नाभिक यह उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वे टूट जाते हैं। भारी नाभिकों के साथ न्यूट्रॉनों का प्रत्यास्थ संगठन उन्हें धीमा नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल ये सही बेटा कि जो भारी नाभिक के साथ न्यूट्रॉनों का प्रत्यास्थ संगठन होता है वो उन्हें धीमा नहीं होने देता है। सी नंबर कह रहा है रिएक्टर का नेट भार अत्यधिक हो जाता है। गलत है। भारी नाभिकों वाले पदार्थ में कक्ष ताप पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में नहीं पाई जाती। ये भी इसका कोई मतलब नहीं, सेंसलेस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि क्या कह रहा है बेटा। ठीक है, पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 39। बोला जा रहा है बेटा कि दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में यक्ष किसको प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये अभिक्रिया बेटा 6 यहाँ 5 1, ये तो ठीक है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यक्ष आएगा 39 पे, जो यक्ष आएगा तो उसमें तो सबसे पहले यक्ष के पास परमाणु क्रमांक हो जाएगा 0। फिर आपसे बोला भार को देख लीजिए 11 है, तो भार भी कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो देखिए एक ऐसा सिंबल जिसका क्रमांक और भार दोनों 0 हो उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं
न्यूट्रिनो, क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रिनो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, न्यूट्रिनो हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 40 पे, कि क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या कह रहा है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में बोला जा रहा है एक नाभिक के विखंडन में 32 गुणे 10 की घाते -11 जूल ऊर्जा निकलती है। एक नाभिकीय विखंडन में जो आपकी है 32 गुणे 10 की घाते 11 जूल ऊर्जा निकलती है। एक 16 किलोवाट के बिजली घर के लिए, 16 किलोवाट का बिजली घर है के लिए कितने नाभिक प्रति सेकंड आवश्यकता होगी। मतलब उसमें जो है 16 किलोवाट एनर्जी हमको बनाना है, तो उसके लिए कितने नाभिक प्रति सेकंड हमको चाहिए। 5 गुणे 10 की घाते 14, 5 गुणे 10 की घाते 12, 0.5 इंटू 10 की पावर 12, 0.5 इंटू 10 की पावर 14। तो देखिए बेटा हमारे पास पावर का सूत्र होता है बेटा नाभिक इंटू वाट बाई टी, ये होता है बेटा। तो एन निकालना है, तो एन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बेटा डब्ल्यू बाई पी टी, नहीं पी टी बाई डब्ल्यू हो जाएगा। पी टी बाई कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। अब वैल्यू रखिए, पावर कितना दिया गया बेटा 16 किलो वाट है, तो किलो हो गया, ये वाट हो गया। टाइम की बात की जाए प्रति सेकेंड, ठीक है, पावर हो गया किलो वाट में है। अब इसके बाद हमारे पास डब्ल्यू बचा। डब्ल्यू क्या होता है बेटा, डब्ल्यू होता है नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा निकल रही है। तो ऊर्जा निकल रही है 32 गुणे 10 की घाते -11, ये 32 नहीं 3.2 होना चाहिए बेटा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 गुणे 10 की घाते 3, ये हो जाएगा 32 गुणे 10 की घाते -12। तो यहाँ से काट देंगे तो 1/2 इंटू 10 की घाते 3 इंटू 10 की घाते 12, तो ऊपर आ जाएगा बेटा 10 की घाते 15/2। कितना आ जाएगा बेटा 10 की घाते 15/2, जिसको आप लोग लिख सकते हैं बेटा 5 गुणे 10 की घाते 14। कितना लिख सकते हैं बेटा 5 गुणे 10 की घाते 14। तो देखिए कोई ऑप्शन है 5 गुणे 10 की घाते 14 का, ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है बेटा 41 कि एक पी टाइप का अर्धचालक कैसा होता है। जो पी टाइप का अर्धचालक होता है वो कैसा होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, उदासीन होता है, धनावेशित या ऋणावेशित कोई भी हो सकता है। तो याद रखना बेटा कि जो आपके पास पी टाइप का अर्धचालक होता है, किस तरह का बेटा, पी टाइप का जो एक अर्धचालक होता है वो हमारा उदासीन होता है। कैसा होता है बेटा, उदासीन होता है। पी टाइप का अर्धचालक जो है हमारा एक उदासीन अर्धचालक होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। ध्यान देखिए बेटा 42 में क्या कह रहा है, बोला जा रहा है पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में थोड़ा सा अपद्रव मिलाया जाता है। अपद्रव की आवश्यकता क्या होगी, संयोजकता होगी। तो देखिए 42 में बेटा अगर आपको पी टाइप का अर्धचालक बनाना है, क्या बनाना है बेटा, पी टाइप का अर्धचालक, तो उसमें आपको 3 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाना होगा। और अगर आपको एन टाइप का अर्धचालक बनाना है तो उसमें 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाना होगा। तो हमसे पी टाइप का बनाना है तो 3 वाला, मतलब ऑप्शन सी, इसको याद रखिए बेटा। और एन टाइप के लिए 5 होनी चाहिए संयोजकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। देखिए बोला जा रहा है कोटर, ये जिसको हम छिद्र बोलते हैं, अधिसंख्य आवेश वाहक होते हैं। किसमें के क्या, जिनकी संख्या ज्यादा होती है। नैज अर्धचालकों में, एन प्रकार के अर्धचालकों में, पी प्रकार के अर्धचालकों में, धातु में। तो याद रखना बेटा कोटर की संख्या सबसे अधिक होती है बेटा पी प्रकार के अर्धचालकों में, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर कम हो जाता है, गलत है। तापमान बढ़ेगा, सत्य नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि अर्धचालक का जब हम लोग प्रतिरोध बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में कोटर या होल इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में गति करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में बिल्कुल सही है, होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। नेक्स्ट बेटा, धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कम हो जाता है, गलत है बेटा। धातु का भी प्रतिरोध जो है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। एन टाइप के अर्धचालक उदासीन होते हैं, ये भी पीछे पड़ गया है, बिल्कुल सही है कि एन टाइप के जो अर्धचालक होते हैं वो उदासीन प्रकृति के होते हैं। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमसे कह रहा है बेटा चालन एवं संयोजी बैंडों की ऊर्जाओं में अंतर होता है, उसे क्या कहते हैं। चालक और संयोजी बैंड की ऊर्जा में जो अंतर होता है वो कहाँ होता है। चालकों में अधिक होता है, चालकों में न्यूनतम होता है, अर्धचालकों में चालकों से कम होता है, कुचालकों में चालकों से कम होता है। तो याद रखना चालक तथा संयोजी बैंड का जो ऊर्जा का अंतर होता है चालकों में सबसे कम होता है। चालकों में क्या होता है बेटा, सबसे कम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे बोल रहा है बेटा कि एन टाइप का अर्धचालक में वैद्युत चालन किसके कारण होता है। जो एन टाइप के अर्धचालक होते हैं उसमें वैद्युत चालन किसके कारण होता है। तो याद रखना बेटा इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा शुद्ध जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव
परमाणु मिश्रित कर दें कि यह पी टाइप का अर्धचालक हो जाए। तो देखिए पी टाइप के अर्धचालक के लिए संयोजकता हमारे पास कितनी होनी चाहिए बेटा, 3 होनी चाहिए। संयोजकता हमारे पास कितनी होनी चाहिए बेटा, 3 संयोजकता वाला पदार्थ हमको मिलाना है अगर हमको पी टाइप का अर्धचालक बनाना है। तो देखिए 3 संयोजकता किसकी होती है बेटा, एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम की कितनी होती है बेटा, 3 होती है। ठीक है, तो एल्युमिनियम यहाँ पे मिलेगा। ठीक, आगे आ जाइए बेटा। अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है। जो अर्धचालक होते हैं उसमें वैद्युत चालक क्या होते हैं, कोटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोटर व इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, कोटर व इलेक्ट्रॉन दोनों नहीं होते हैं। तो याद रखना बेटा, कोटर व इलेक्ट्रॉन दोनों, अर्धचालकों में जो वैद्युत चालन है वो कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बेटा, शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला अपद्रव क्या कहलाता है। पी टाइप का जो अर्धचालक है उसमें जो अपद्रव मिलाया जाएगा उसे क्या कहेंगे। तो अपद्रव की संयोजकता कितनी होती है, 3। तो इसका मतलब एल्युमिनियम को आपको मिलाना है। किसको मिलाना है बेटा, एल्युमिनियम को मिलाना है। नेक्स्ट है बेटा, अर्धचालकों की चालकता किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर नहीं, ताप पर निर्भर नहीं करती है। ताप बढ़ाने पर घटती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप घटने पर बढ़ती। तो अर्धचालकों की जो चालकता होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।